उनकी लॉबिंग से, उनके इशारे से, समझिए ये सरकार ने बिना किसानों से कंसल्ट किए, बिना किसी भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ से सलाह मशवरा किए सरकार लेके आई। मैं पहले क्रोनोलॉजी में जाना चाहता हूं किस तरीके से ये सब हुआ। देखिए, फरवरी 28 2016 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक इनकम डबल के लिए हम अपना लक्ष्य रखते हैं। जैसे ही ये हुआ, उसके बाद अप्रैल 2016 में अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में कमेटी सेटअप की गई सरकार के माध्यम से। ये भारत सरकार की कमेटी थी, इसमें कई मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रतिनिधि शामिल थे। ऑफिशियल कमेटी थी जो इस संदर्भ में काम करा जिस कमेटी ने, और अंततः उस कमेटी ने 3000 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंपी भी, जिसमें कई अच्छे सुझाव भी इस कमेटी के हैं। लेकिन जब यह कमेटी कार्य कर रही थी, उसी दौरान एक शरद मराठे नामक एक व्यक्ति ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि डबलिंग इनकम के लिए मैं एक मॉडल प्रपोज करना चाहता हूं देश में, और इस मॉडल में 3 कंपनियां बने। एक कंपनी बने फार्म मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें 500 से 1000 एकड़ तक की जमीन हो, और जिसमें जितने भी फार्मर से वो जमीन ली जाए उनको 51% इनका जो है पार्टनर बना दिया जाए, बाकी बड़े उद्योगपति। दूसरी कंपनी बने जो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग कंपनी, उसमें किसान का कोई लेना देना नहीं, और तीसरी मार्केटिंग कंपनी, उसमें किसान का लेना देना नहीं। वो 3 कंपनियां बने जो बड़े धन्याढ्य बनाए। जो फार्म मैनेजमेंट कंपनी जो किसानों से जमीन लेके बनाई जाए 500 से 1000 एकड़, उसमें 51% जरूर किसान को दिया जाए। ये उन्होंने एक प्रपोजल लेते कहा कि ये डबलिंग इनकम बड़ा मदद करेगी। और नीति आयोग से मैं मांग करना चाहता हूं, नीति आयोग इसको लेकर, प्रपोजल को लेकर एक टास्क फोर्स गठित करे। ज्ञात रहे, मैंने आपको जैसे कहा कि भारत सरकार एक ऑफिशियल कमेटी बना चुकी थी अशोक डलवई जी के अध्यक्षता में, मगर जब वो कमेटी काम कर रही थी, उसके साथ साथ टास्क फोर्स गठित करने की बात शरद मराठे, कौन है शरद मराठे? उनका कृषि क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं। शरद मराठे उन्नीस 1960 से अमेरिका में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल से और उनके जो एनआरआई, जो उनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे इनका काफी अच्छा परिचय है, और बार बार इनको ऐसी डेलीगेशंस में या ऐसी सरकार की तरफ मीटिंग्स में शामिल होने का अवसर मिलता है जो आप और हम और आम नागरिक को नहीं मिलता। जैसे कि 2019 में वो प्रिंसेस ऑफ स्पेन, चेयरमैन नाबार्ड के साथ प्रिंसेस ऑफ स्पेन से वो मिले। आयुष, उनका कोई आयुष से भी लेना देना नहीं, लेकिन 2018 में एक टास्क फोर्स बनाई गई आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उसका भी उनको चेयरमैन बना दिया गया था। मगर ये ना तो इनका तो कोई आयुष से लेना देना, ना कृषि क्षेत्र से लेना देना। ये जो हैं, ये जनाब, इनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है
यूएस के अंदर यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एमबीए करी है, और एक और सॉफ्टवेयर, एक और कंपनी है यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो ऐसे व्यक्ति ने एक टास्क फोर्स कहा कि भाई कृषि क्षेत्र में किसान की, और नीति आयोग ने इनके सुझाव पर, नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद ने लिखा कि प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशिंग टास्क फोर्स हैज बीन डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड वी विल अवेट देयर रिस्पॉन्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ये 2017 दिसंबर में लिखा गया। उसके बाद ये टास्क फोर्स गठित कर दी गई। तो क्या जवाब होगा वो आप समझ सकते हैं। टास्क फोर्स बना दी गई। यही नहीं, इस टास्क फोर्स में इन्होंने कहा, जो ये शरद मराठे, नीति आयोग, आप समझ सकते हैं, नीति आयोग एक यूएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1960 से वहां से, जिसको देश की कृषि से व्यवस्था से पता नहीं, उनके कहने पर टास्क फोर्स बना रही, और उन्होंने कहा कि इस टास्क फोर्स में ये व्यक्ति लिए जाएं जिसमें औद्योगपति घरानों से संबंधित व्यक्ति, कॉरपोरेट सेक्टर से संबंधित व्यक्ति, कोई कृषि क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति नहीं। और खुद को भी उन्होंने कहा कि मैं उस टास्क फोर्स में, मैं अहम भूमिका मेरी रहे। उन्होंने एक दो की और उस टास्क फोर्स के अंदर एक को चौथाई वाले जी हैं, जो कि भाजपा के ओवरसीज के कई प्रोग्राम्स आयोजन वगैरह करते हैं, उनका उन्होंने नाम सुझाया। एक संजय मरीवाला जी हैं, तो उन्होंने कई नाम दिए, जो ये संजय मरीवाला जी इनके खुद के बिजनेस पार्टनर है, कि ये टास्क फोर्स बनाई जाए जो देश की कृषि व्यवस्था के बारे में निर्धारित करे। वो बन गई टास्क फोर्स। अशोक दलवई जी की जो कमेटी, जो भारत सरकार ने बनाई थी, जिसमें सारे इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी थी, वो अपना काम अलग कर रही है। उस जो कि डबलिंग फार्मर इनकम और इनकम बढ़ाने के लिए उसको टास्क दिया गया था। जब उसने 14 वॉल्यूम के अंदर 3000 पेज की रिपोर्ट दी, जब उसने अपनी 13वीं वॉल्यूम सबमिट करी, यानी कि उस रिपोर्ट की तरफ कोई उसको अनसुनाद किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, तब इस दौरान ये टास्क फोर्स ने अपना काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया। और इस टास्क फोर्स ने किससे कंसल्ट किया, टास्क फोर्स के कौन कौन ऐसे लोग थे जिनसे टास्क फोर्स ने कंसल्टेशन करी। टास्क फोर्स कंसल्टेड हैंडपिक बिग कॉर्पोरेट्स सच एज अदानी ग्रुप, पतंजलि आयुर्वेदा, महिंद्रा ग्रुप एंड बिग बास्केट। इन ऐसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों से पूछा गया कि क्या होना चाहिए। जाहिर है इन्होंने अपने अपने नजरिए से सारी बात रखी, और अंततः आपने देखा कि कोविड के दौरान बिना संसद में बहस किए 3 कृषि कानून आ गए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, छोटा सा उदाहरण, क्योंकि 3 कानूनों में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक उदाहरण, अशोक दलवी जी की जो कमेटी सरकार द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, और कमेटी सरकार द्वारा इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी थी। और एक और इत्तेफाक देखिए, इस टास्क फोर्स को भी चेयरमैन अशोक दलवी जी को बनाया सरकार ने। नीति आयोग की जो शरद मराठे जी की टास्क फोर्स है, तो अशोक दलवी जी दोनों ही टास्क फोर्स के
तो ये दोनों टास्क फोर्स की अध्यक्षता अशोक दलवई जी कर रहे थे। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि जमाखोरी के खिलाफ सरकार का ये एक ऐसा कानून कि कोई बिचौलिया किसान से कम कीमत पे खरीद के और इतना जमाखोरी के माध्यम से और ग्राहक को ज्यादा कीमत पे बेचने का काम ना करे, ताकि किसान को भी और ग्राहक को भी दोनों को चोट मारकर खुद का मुनाफा ना कमाए। इसीलिए जमाखोरी का एक कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। और आपको याद होगा 3 कृषि कानून में से एक ये भी था कि इसमें बदलाव। अशोक दलवई जी की 2 कमेटियां हैं। एक कमेटी जो दूसरी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, उसमें एक सुझाव ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में